हाय मित्रों, मैं शशांक शेखर आप लोग के सामने हूँ। आज हम लोग इस सेशन में 561 से 580 नंबर के प्रश्नों को करेंगे और इस वीडियो में सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूँ 561 नंबर का प्रश्न। देखिए, जब किसी वस्तु को C और F के बीच रखा जाता है अवतल दर्पण में तो आकृति कहाँ बनेगा। देखिए, अवतल दर्पण ये आपका है और अवतल दर्पण के सामने बोला जा रहा है कि आप C और F के बीच रखें। तो C और F के बीच रखिए। चलिए हम लोग रख रहे हैं C और F के बीच रखिए। C है ये और ये क्या है आपको F है, या ऐसे थोड़ा बढ़ा लीजिए, यहाँ पर F। तो पहला प्रकाश की किरण कहाँ से गुजरेगा, तो आपको गुजरेगा हमारे परावर्तन के बाद फोकस से गुजरेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। दूसरा जो प्रकाश की किरण है वो हमेशा आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरता है। करके देखते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजर गया और ये मिल गया कहाँ पर आपको, सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजर गया। तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, तो ये देखिए, जब भी ठीक है सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच हो प्रतिबिंब, तो प्रतिबिंब बनेगा कहाँ पर, सेंटर ऑफ कर्वेचर और अनंत के बीच बनेगा। कहाँ बनेगा, इनफाइनाइट के बीच बनेगा। C और F के बीच रखा जाता है तो अवतल दर्पण में आकृति कहाँ बनेगी, तो ध्यान रखिएगा कि सेंटर ऑफ कर्वेचर के क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर और अनंत के बीच बनेगा। तो यहाँ देखिए, चूंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर और अनंत के बीच में तो नहीं है, F पर बनेगा, C के बाद बनेगा। तो C के बाद बन रहा है तो कैसा बनेगा, तो बड़ा बनेगा। वस्तु से कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा। और कैसा बनेगा, तो वास्तविक बनेगा। और कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। तो याद रखिएगा, कैसा प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक, फिर कैसा, तो उल्टा, फिर कैसा, उल्टा बनेगा। ध्यान दीजिएगा, उल्टा बनेगा। और ठीक है, फिर कहाँ बनेगा, तो अनंत और C के बीच बनता है। तो देखिए क्या हो रहा है कि when an object is placed between center of curvature and focus, then the image formed between center of curvature and infinity किसके बीच बनेगा, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और अनंत के बीच बनेगा। तो ध्यान में रखिए, इस ऑप्शन में क्या है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद बनेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, हमारा 562 नंबर सवाल। देखिए, एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स 15 मीटर इन 8 सेकेंड एंड देन अनदर 25 मीटर इन 12 सेकेंड, व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो आसान प्रश्न है, हमको एवरेज स्पीड निकालना है, किसका, ऑब्जेक्ट का एवरेज स्पीड निकालना। जब भी एवरेज स्पीड निकालना हो तो भी एवरेज बराबर होता है टोटल डिस्टेंस, यानी d1 प्लस d2 बटे t1 प्लस क्या हो जाएगा, t2 होगा। तो भाई देखिए, पहले 15 सेकंड में कितना गया, तो 8 सेकंड में 8 मीटर गया, तो 15 प्लस दूसरे में कितना गया, 25 मीटर गया है। अब देखिए, पहले 8 सेकंड टाइम है और दूसरा वाला 12 सेकंड है, तो 15-20 कितना हो गया, तो 25-15 40 हो गया, 40 बटे कितना हो गया, 20 हो गया, काट दीजिए, 22 मीटर पर सेकेंड, यानी कितना मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, 2 मीटर पर सेकेंड। तो ऑप्शन देखिए कौन सा होगा, तो C नंबर ऑप्शन होगा। क्या कह रहा क्वेश्चन कह रहा है कि एक वस्तु जो है, ठीक है, आपको प्रथम 8 सेकेंड में कितना दूरी जा रहा है, जा रहा है भाई 15 मीटर, दूसरे 12 सेकेंड में आपको जा रहा है कितना दूरी, तो 25 मीटर जा रहा है। तो कुल औसत चाल बराबर क्या होगा, कुल दूरी बटा कुल समय। तो उसके आधार पर मैंने इसको बना दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, 563 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है कि 5.4 किलोवाट आवर किसके बराबर होता है। तो आपको पता है 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁶ जूल होता है। याद रखिएगा, 1 किलोवाट आवर बराबर होता है 3.6 इंटू 10⁶ जूल होता है। करके देख लीजिए, जूल होता है। अब देखिए, आपको सवाल में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ, 5.4, ठीक है, किलोवाट आवर बराबर क्या हो जाएगा, 5.4 इंटू 3.6, ठीक है, इंटू 10⁶ जूल हो जाएगा। तो करके देख लीजिए क्या होता है। तो 5.4, तो इसको क्या कीजिए, पॉइंट उड़ाते हैं, यहाँ 10 दे दीजिए, पॉइंट उड़ाते हैं, नीचे 10 दे दीजिए, ये कट गया। तो देखिए क्या होगा, 54 गुना 36 इंटू 10⁴ जूल आ गया। अब कर लीजिए गुना भागा करके, तो 54 इंटू 36, ध्यान दीजिएगा 54 इंटू 36 कितना होता है, तो गुना कर लेते हैं, 54 इंटू 36
6 4 जा 24 का 4 आ गया, 2 बचा, 6 5 जा 32, 34, 324 हो गया, 3 24 हो गया। अब देखिए 4 3 जा 12, 2 आ गया, 5 3 जा 15 आ गया और एक 16 हो गया। करके देखिए 4 2 2 4 3 6 8 3 6 9 और 1 1 9 4 4 1 9 4 4 जूल हो गया। तो करिए 1944 इंटू 10 टू द पावर 4 जूल कर लीजिए। एक अंक दो अंक इधर बढ़ा लेते हैं तो 19.44 गुना क्या हो जाएगा 10 टू द पावर 6 जूल आ गया। 19.44 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन बी आपको आंसर है। ऑप्शन बी क्या हो गया, आंसर है। ध्यान में रखना है कि 1 किलो वाट आवर बराबर होता है 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। उसी के आधार पर मैंने इसको सॉल्व किया। चलिए आगे बढ़ते हैं, चौथा नंबर सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। तो देखिए क्या कह रहा है चौथा नंबर, 564 नंबर जो सवाल है वो क्या कह रहा है, एक सर्टेन हाउस होल्ड कंज्यूम 250 यूनिट्स ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग ए मंथ, हाउ मच एनर्जी इज दिस इन जूल्स। आपको पता है, कह रहा है कि भाई साहब हमारे घर में जो है, ठीक है, एक हाउस होल्ड जो है कंज्यूम कर रहा है कितना यूनिट, तो 245 यूनिट। आपको पता है एक यूनिट तो यूनिट एक यूनिट एनर्जी कंज्यूम्ड बराबर कितना होता है, तो ये होता है 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल होता है। करके देख लीजिए कितना यूनिट है, 250 यूनिट है। तो बराबर कितना हो जाएगा 250 इंटू 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल हो गया। तो भाई गुना भागा कर लेते हैं तो 3.6 जूल हो गया। करके देखिए तो पॉइंट उड़ाएंगे, यहाँ 10 आ गया, ये 0 0 काट दीजिए, 25 छक्का 150 का 0 हाथ में 15, 25 के 75, 15 कितना हो गया 90, 900 गुना 10 टू द पावर 6 जूल हो गया। तो अब देखिए गुना कर लिया हमने, तो कहाँ पर है 25 छक्का 150 का 0, 15 बचा, 25 के 75, 75 15 कितना होता है 75, 5 80 10 90। तो आंसर एक भी नहीं है इसमें, 245 यूनिट्स है, गड़बड़ है। हमने ये जो लिखा है ये गड़बड़ है। आपको क्या कर दीजिए 245 यूनिट्स, यहाँ पर 245 कर लेते हैं, 245 यूनिट्स इंटू 360। तो अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, बाकी तो सब सही है, मल्टीप्लाई कीजिए। 245 यूनिट्स है, वो करते हैं मल्टीप्लाई, ये 0 कट गया, तो क्या हुआ 245 इंटू 36 इंटू 10 टू द पावर 5 जूल। करके देखिए क्या होता है 245 इंटू 36 कितना आ जाएगा, 6 5 जा 33, 6 4 जा 24, 3 27, 6 2 जा 12, 2 14 आ गया, 6 5 जा 30 0 3, 6 4 जा 24, 3 27 2 आएगा, 6 2 जा 2 हो गया। और देखिए 5 3 जा 15 का 5 1 आया और 73 73 करके अब देख लीजिए 0 7 5 जा 12 का 2 1 बचा, 4 3 7 1 8 और 7 1 8 हो गया, 4 3 जा 7 1 8 7 1 8 8 8 2 0 8 8 2 0 इंटू 10 टू द पावर 5 जूल। इसको इधर एक अंक बढ़ा लीजिए, क्या हो जाएगा 882 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल आ गया। तो यूनिट एनर्जी कंजर्व कितना हो गया 882 गुना 10 टू द पावर 6 जूल। तो देखिए कौन सा आंसर हो जाएगा, तो डी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। कौन सा होगा, डी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। चलिए तो ये ध्यान में रखिएगा, आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर। देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, 565 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि सोर्स प्रोड्यूसेस 10 क्रेस्ट एंड 10 ट्रॉस इन 0.1 सेकेंड, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव प्रोड्यूस्ड। तो आपको मैंने कई बार बताया है कि देखिए जब भी क्रेस्ट और ट्रॉ की बात करेगा तो ध्यान में रखिएगा कि जितना क्रेस्ट या जितना ट्रॉ होता है, ठीक है, नंबर ऑफ क्रेस्ट और नंबर ऑफ ट्रॉज इज नोन एज, ठीक है, आपको हम लोग क्या कहेंगे फ्रीक्वेंसी कहेंगे। देखिए क्या कह रहे हैं, फ्रीक्वेंसी बराबर क्या होता है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू हो जाएगा, ठीक है, नंबर ऑफ क्रेस्ट या नंबर ऑफ ट्रॉ बटे टाइम। कर लीजिए तो भाई देखिए नंबर ऑफ क्रेस्ट बटे नंबर ऑफ ट्रॉज बटे क्या होगा टाइम हो गया।
तो अब नंबर ऑफ क्रेस्ट या नंबर ऑफ ट्रो है, यानी श्रृंगों की संख्या या गर्तों की संख्या। ठीक है, श्रृंगों की संख्या या गर्तों की संख्या, और ये गर्तों की संख्या है। ठीक है, श्रृंग या गर्तों की संख्या। बटा टाइम पीरियड दिया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए प्रश्न को हल कर लीजिए। 10 आइदर 10 क्रेस्ट या 10 ट्रो, बटा टाइम देखिए कितना हुआ 0.1, तो हटाएंगे, ऊपर गया 10 तो कितना हो गया 100 हर्ज हो गया। याद रखिएगा कि हमारी जो फ्रीक्वेंसी है उसका यूनिट क्या होता है, हर्ज होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा 565 का आंसर हो जाएगा कितना, तो 4 नंबर आंसर होगा। ध्यान रखिएगा फ्रीक्वेंसी जब भी बोलते हैं 1 टाइम पीरियड को हम फ्रीक्वेंसी कहेंगे, और फ्रीक्वेंसी का यूनिट जो होता है SI यूनिट हर्ज होता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में बात करते हैं हम लोग। क्या कह रहा है 566 नंबर, धरती से टकराने से तुरंत पहले 2 kg द्रव्यमान की वस्तु की गतिज ऊर्जा 4400 जूल है, 400 जूल है। तो उसे कितनी ऊंचाई से गिराया जा रहा है। देखिए कह रहा है कि व्हेन अ बॉडी ऑफ मास 2 kg ड्रॉप्ड from a height and it hit the ground and its energy when hitting the ground is 400 joule। ठीक है, then find out how much height it is dropped। ये देखिए h हाइट से गिराया गया है और इसका द्रव्यमान क्या है m है। तो आपको पता है पोटेंशियल एनर्जी P बराबर क्या होता है mgh, और इसका वैल्यू दिया हुआ 400 बराबर m। तो m का वैल्यू दिया हुआ कितना kg 2 kg, गुना g का वैल्यू आपको पता है 10 है, और आपका h का मान आपको निकालना नहीं, निकल जाएगा h बराबर 400 बटे 20, काट दीजिए 20 मीटर आ गया। कितना मीटर आ गया 20 मीटर आ गया। ध्यान में रखनी चाहिए आपको, कितना मीटर हो जाएगा आंसर 20 मीटर। तो 566 का क्या हो गया, ए नंबर आपको आंसर होगा। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, तो यदि कोई वस्तु किसी ऊंचाई पर स्थित है, तो पृथ्वी से जितनी ऊंचाई पर स्थित है, तो उसमें उसके आकार स्वरूप और पृथ्वी से ऊंचाई के कारण संचित ऊर्जा को ही अस्थितिज ऊर्जा कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि 5.5 किलोवाट आवर, ठीक है, को हमको क्या करना है, आपको जूल में बदलना है। आपको मैंने कई बार बताया है कि 1 किलोवाट आवर बराबर कितना होता है, 1 किलोवाट आवर बराबर 3.6 इंटू 10⁶ जूल होता है, और इसे ही वॉट कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, वॉट कहते हैं। बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट भी कहा जाता है। चलिए करके देखते हैं, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट भी कहा जाएगा। यहाँ देखिए 1 किलोवाट आवर बराबर कितना होता है 3.6 इंटू 10⁶। हमको कह रहा है क्वेश्चन में 5.5 किलोवाट आवर, तो 5.5 किलोवाट आवर बराबर क्या होगा 5.5 इंटू 3.6 इंटू 10⁶। ठीक है, चलिए करके देख लीजिए। अब देखिए 5.5 इंटू 3.6 गुना करते हैं, 6 5 30 का 0 3, 6 5 13 33 आ गया, 3 5 15 का 5, हम कितना बचेगा 1 बचेगा, 3 5 15 1 16 0891, तो क्या आ जाएगा 19.80 गुना 10⁶ जूल आ गया, तो 19.80। देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन आपको सही है डी नंबर ऑप्शन, आपका डी नंबर ऑप्शन क्या है, सही है। तो ध्यान में रखिएगा कि 1 किलोवाट आवर बराबर होता है 3.6 इंटू 10⁶ जूल होता है, 3.6 इंटू 10⁶ जूल होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है। एक माध्यम में ध्वनि का तरंग दैर्ध्य कितना होगा जिसकी आवृत्ति 840 हर्ज और 380 मीटर पर सेकेंड है। तो यहाँ देखिए क्या कह रहा है कि फाइंड आउट द वेवलेंथ ऑफ द साउंड व्हिच फ्रीक्वेंसी इज एट 40 हर्ज एंड वेलोसिटी इज 380 मीटर पर सेकेंड। तो आसान प्रश्न है, आपको पता है वेव वेलोसिटी, तरंग का वेग, वेव वेलोसिटी बराबर क्या होता है, वेव वेलोसिटी v बराबर होता है n मतलब क्या फ्रीक्वेंसी इंटू लेमडा होता है, फ्रीक्वेंसी इंटू लेमडा, वेवलेंथ होता है, वेव लेंथ होता है। ठीक है, हमको क्या निकालना है, हमको निकालना वेवलेंथ निकालना है। तो वेवलेंथ लेमडा बराबर क्या होगा आपका 380 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है, बटे 840 हर्ज दिया हुआ है, काट दीजिए 840 हर्ज दिया हुआ है, काटिए इसको, 0 0 कट गया। ठीक है, और 2 9 जा 18 और 2 42 जा हो गया कितना आपको 84, तो 19/42, 19/42। ठीक है, तो
840 हर्ट्ज है, ठीक है। 19/42, ध्यान दीजिएगा जरा क्या हो जाएगा आंसर आपको। तो 19/42, तो याद रखिएगा कि हमने क्या कर दिया, इसको डिवाइड कर दिया, हमने इसको डिवाइड कर दिया 380 अपॉन, तो देखिए क्या हो जाएगा 19/42, 42 से डिवाइड कीजिए इसको, 19 को पॉइंट देंगे 0 आएगा, ठीक है। और 4 से काटिए, 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, तो 2 आ गया, ठीक है। तो 22 हो गया और 5 में से काट दीजिए, 5 2 जा 10 का 0, 5 4 जा 20, 210। तो कहने का अर्थ है 0.45 मीटर हो गया, 0.45 मीटर हो गया। तो ध्यान में रखिएगा कि कितना आंसर होगा, 0.45 मीटर होगा। देखिए ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन है आपका बी नंबर ऑप्शन। कौन सा नंबर ऑप्शन है, बी नंबर ऑप्शन है। ध्यान में रखिए कौन सा होगा, बी नंबर ऑप्शन। याद रखिएगा कि फ्रीक्वेंसी वेव वेलोसिटी बराबर क्या होता है, फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ होता है। वेवलेंथ किसको कहते हैं, द नंबर ऑफ वाइब्रेशंस इन 1 सेकेंड इज नोन एज फ्रीक्वेंसी कहलाएगा। आपको ध्यान में रखना है 1 सेकंड में दोलनों की संख्या को हम आवृत्ति करते हैं। आवृत्ति का असाई मात्रक क्या होता है, हर्ज होता है। आवृत्ति का असाई मात्रक क्या होगा, हर्ज होता है। ध्यान में रखिएगा आवृत्ति का असाई मात्रक हर्ज होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग बात कर रहे हैं, यहां देखिए 569 नंबर सवाल देख लेते हैं। क्या कह रहा है कि एक वस्तु का द्रव्यमान 10 केजी है, पृथ्वी पर उसका भार क्या होगा। तो एक वस्तु का द्रव्यमान कितना है, आपको वस्तु का द्रव्यमान 10 केजी है, तो उसका भार कितना होगा। तो ध्यान दीजिएगा भार W बराबर क्या होता है, भार W बराबर M इंटू जी होता है, mg होता है। तो भार W बराबर mg। अब देखिए 10 केजी है तो 10 गुना 9.8 हो गया, तो ये क्या हो गया 98 न्यूटन हो जाएगा। कितना न्यूटन, 98 न्यूटन हो जाएगा। तो ध्यान में रखिएगा आंसर हो जाएगा कौन सा, डी ऑप्शन होगा। कौन सा होगा, डी नंबर आंसर होगा। चलिए तो आंसर क्या हो गया 98। याद रखना है कि भार वह बल है जिससे किसी वस्तु को पृथ्वी अपने केंद्र की ओर खींचती है। वह बल जिससे किसी वस्तु को पृथ्वी अपने केंद्र की ओर खींचती है उसे भार कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है कि यदि किसी वस्तु की त्रिज्या r हो, ठीक है, इफ द रेडियस ऑफ any circular path is r and a body take a moving around it with velocity v in t second। तो आपको वेलोसिटी निकालना है, यानी किसी वस्तु का, कोई वस्तु जो है r त्रिज्या वाले वृत्त पर चक्कर लगा रहा है। देखिए जब भी कोई वस्तु r त्रिज्या वाले वृत्त पर चक्कर लगाएगा तो आपको पता है ये जब चक्कर लगाएगा यहां से यहां तक जाएगा तो क्या होगा, दूरी कितना होगा, तो दूरी हो गया 2πr। ध्यान दीजिएगा दूरी d बराबर क्या हो जाएगा 2πr हो जाएगा, ठीक है। और समय क्या हो गया, समय t बराबर हो गया, ठीक है। t बराबर आपको t ही होगा, तो v चाल बराबर क्या हो जाएगा 2πr अपॉन क्या t, 2πr अपॉन क्या हो जाएगा t हो जाएगा। तो ध्यान में रखिए 2πr अपॉन t। तो यहाँ देखिए कौन सा आंसर हो जाएगा, b ऑप्शन होगा। कौन सा ऑप्शन होगा, तो b नंबर आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट प्रश्न पर बात करते हैं। क्या कह रहा है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि इलेक्ट्रिक चार्ज बटा समय क्या होता है। तो ध्यान में रखिए कि विद्युत धारा जो है वह विद्युत आवेश बटे, ठीक है, विद्युत आवेश बटे क्या होता है, समय होता है। याद रखना है कि विद्युत धारा I या इलेक्ट्रिक करंट I बराबर क्या होता है Q अपॉन T, ठीक है। ये हो गया कूलम्ब पर सेकेंड, इसी को बोलते हैं एम्पियर। क्या बोलेंगे, एम्पियर बोलते हैं। यानी आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहा जाता है। ध्यान में रखिएगा आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहा जाता है। इस प्रश्न में देखिए विभवांतर है, पोटेंशियल डिफरेंस, वो किसको कहते हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस, दो बिंदुओं के बीच विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं। फिर देखिए हमारा प्रतिरोधकता है, यानी ठीक है रेसिस्टिविटी है। तो ध्यान में रखिएगा कि जो प्रतिरोध है वह लंबाई का समानुपाती होता है, प्रतिरोध जो है क्षेत्रफल का व्युत्क्रमानुपाती होता है। और प्रतिरोध बराबर क्या होगा, प्रतिरोधकता गुना, ठीक है, आपको लंबाई बटे एरिया, यानी रेसिस्टेंस ऑफ वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द वायर, रेसिस्टेंस ऑफ वायर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। दोनों को मिला देते हैं R बराबर रो L बाय A, जहां रो जो है प्रतिरोधकता या रेसिस्टिविटी है। ध्यान में रखिएगा क्या है, प्रतिरोधकता या रेसिस्टिविटी होता है। और इसका मात्रक क्या होता है, ठीक है, मात्रक जो होता है
वो ध्यान में रखना है कि ओम मीटर होता है। क्या होता है? ओम मीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 572 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि फिर आपको 4.5 किलोवाट आवर को बदलना है, आपका किस में? जूल में बदलना है। तो करके देखते हैं। 4.5 किलोवाट आवर बराबर कितना होगा? तो ध्यान में रखिए 1 किलोवाट आवर, मैं बार बार बता रहा हूं आपको कि 1 किलोवाट आवर होता है 3.6 इंटू 10⁶ जूल होता है। करके देख लीजिए। 4.5 इंटू, ठीक है, 3.6 इंटू 10⁶ जूल हो गया। करिए, करके देखते हैं। ठीक है, तो भाई 45 इंटू 36 कर लीजिए। 6 5 30 को 0, हाथ में 3 बचा, 6 24 3 27, और ये हो गया 3 5 15, 1 4 3 12 1 30, 0 7 5 12 का 2, हाथ में कितना बचा? 1 बचा, 3 2 5 1 6, तो 1620 हो गया। तो 16.20, ठीक है, इंटू 10⁶ जूल। ऑप्शन देखिए कौन सा है? 16.2। तो बी ऑप्शन आपको आंसर हो गया। ध्यान में रखना है कि 1 किलोवाट आवर को ही हम बॉट कहते हैं, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट कहा जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 573। एक आदमी 5 न्यूटन का बल लगाकर एक पुस्तक को धकेलता है। ठीक है, इस बल के द्वारा किया गया कार्य ज्ञात करें। कोई पुस्तक धकेलने की दिशा में 30 सेंटीमीटर विस्थापित होता है। कह रहा है कि when a force of 5 न्यूटन इज applied on the book, ठीक है, द बुक डिस्प्लेस्ड इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स 30 सेंटीमीटर, देन व्हाट इज द वर्क डन? तो वर्क डन निकालना है आपको, कार्य निकालना है, किया गया कार्य आपको ज्ञात करना है। तो किया गया कार्य क्या होता है? तो आपको पता है किया गया कार्य W बराबर होता है F.S, और ये देख लीजिए F बल है, तो बल है 5 न्यूटन और कितना सेंटीमीटर है? 30 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर को मीटर में बदल दीजिए, तो आपको पता है मीटर में बदलने के लिए 10⁻² से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये मीटर में आ जाएगा। ये 5 न्यूटन है, तो न्यूटन मीटर को ही हम जूल बोलते हैं। तो 5 करिए 150 इंटू 10⁻², ठीक है, जूल हो गया। तो आपको पता है कि 1.5 जूल होगा। क्या होगा? 1.5 जूल होगा। तो ध्यान में रखिए 1.5 जूल। तो आंसर देखिए कौन सा होगा? तो आंसर हो जाएगा सी नंबर। कौन सा नंबर होगा? सी नंबर होगा। तो 573 का क्या हो गया? सी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 574 देखिए, प्रतिदिन 8 घंटे के लिए 60 वाट इलेक्ट्रिक बल्ब का उपयोग किया जाता है। बल्ब द्वारा एक दिन में खपत की गई ऊर्जा इकाइयों में ज्ञात करें। ठीक है, तो पर डे 60 वाट इलेक्ट्रिक बल्ब यूटिलाइज्ड फॉर ए डे, देन फाइंड आउट द एनर्जी कंज्यूम्ड इन 1 डे। तो आसान प्रश्न है, आपको मैंने कई बार बताया है कि एनर्जी कंज्यूम्ड, ऊर्जा खपत, एनर्जी कंज्यूम्ड, ध्यान रखिएगा, एनर्जी कंज्यूम्ड क्या होगा? एनर्जी कंज्यूम्ड क्या हो जाता है? बराबर P गुना N गुना T बटा 1000। चलिए करके देख लीजिए कितना है। पावर आपको 60 वाट है, गुना N कितना है? एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, कितने घंटे जलाए जाते हैं? 8 घंटे, और 1000 आपको भगा दे दीजिए। चलिए 480 बटे 1000, तो क्या हो जाएगा? 0.48 यूनिट हो जाएगा। 0.48 यूनिट, 0.48 यूनिट, ऐसा भी कर सकते हैं 0.48 यूनिट। देखिए ऑप्शन कौन सा है? 574 का सी नंबर ऑप्शन आएगा। कौन सा आएगा? सी नंबर आंसर आएगा। तो ध्यान रखिए इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट प्रश्न पर बात करते हैं। 575 नंबर, एक रुकी हुई नाव लहरों की वजह से हिलती है। ठीक है, एक वन बोट इज इन स्टेशनरी पोजीशन इन वाटर एंड प्रोड्यूसेस consecutive 100 meter wave crest, then find out frequency if wave has velocity 28 मीटर पर सेकेंड। तो देखिए यहाँ पर क्या है, 100 मीटर की दूरी पर है और चल रहे स्टेशनों का लहर वेग कितना है? 28 मीटर पर सेकेंड है। तो नाव के चलने की आवृत्ति ज्ञात कीजिए। तो आसान प्रश्न है। तो वेवलेंथ, जब नाव हिल रहा था तो कितनी आपको तरंगदैर्घ्य वो उत्पन्न कर रहा है? तो तरंगदैर्घ्य उत्पन्न कर रहा है, लैम्डा का वैल्यू दिया हुआ है। कितना दिया हुआ भाई? तो 100 मीटर दिया हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए 100 मीटर दिया हुआ लैम्डा का वैल्यू। फिर क्या दिया हुआ है कि चल रहे तरंगों का तरंग वेग कितना है? 28 मीटर। तरंग वेग भी बराबर कितना होता है? 28 मीटर पर सेकेंड, ये दिया हुआ है। वेलोसिटी का वैल्यू दिया हुआ है। तो अब आपको निकालना है क्या? आवृत्ति। तो आवृत्ति n बराबर आवृत्ति बराबर क्या हो जाएगा? तो आवृत्ति बराबर हो जाएगा कितना? तो
तरंग का वेग यानी वेलोसिटी ऑफ द वेव, तरंग का वेग बटे आपको वेवलेंथ या तरंग दैर्ध्य। चलिए करके देखिए, यानी v अपॉन लेमडा। चलिए तो v का वैल्यू कितना है 28, अब बटे लेमडा का वैल्यू कितना है 100 है, तो 0.28 हर्ज हो जाएगा। कितना हर्ज होगा 0.28 हर्ज होगा। तो देखिए ऑप्शन में कौन सा है, तो ए ऑप्शन आपका सही है। कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन आपका सही है। चलिए 575 का हो गया। नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। एक अचल स्थिति से शुरू करके सोनी साइकिल द्वारा 30 सेकंड में 60 मीटर प्रति सेकंड की गति पकड़ती है, तो साइकिल के त्वरण की गणना करें। आपको पता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन हम लोग बोलते हैं, यानी ठीक है वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है। यहां देखिए त्वरण ए निकालना है, तो त्वरण ए बराबर क्या हो जाएगा वेलोसिटी अपॉन टाइम। क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि इन स्टेशनरी पोजीशन, फ्रॉम स्टेशनरी पोजीशन सोनी स्टार्ट्स मूविंग विथ अ साइकिल and travel 60 meter per second in 30 seconds, then find out its acceleration, then find out acceleration of the bicycle। तो क्या हो रहा है, वेलोसिटी कितना दिया हुआ है, तो 60 मीटर दिया हुआ पर सेकंड, बच कितना सेकंड में 30 सेकंड में। तो काट दीजिए भाई, तो 30 दूनी 60, 2 हो गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो क्या हो गया साइकिल का एक्सेलरेशन, तो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। तो ध्यान रखिएगा द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट प्रश्न पर हम लोग बात करते हैं। कह रहा है कि 4.2 किलोवाट आवर कितने, ठीक है, कितने जूल के बराबर होगा। तो जब भी 4.2 किलोवाट आवर की बात करते हैं तो 4.2 किलोवाट आवर, आपको पता है कि 1 किलोवाट आवर बराबर कितना होता है, 3.6 इंटू 10⁶ जूल होता है। करके देख लीजिए, ठीक है, इसमें गुना कर देते हैं 4.2 गुना 3.6 इंटू 10⁶ जूल करिए। अब देखिए, ठीक है, 42 और 36 से मल्टीप्लाई कीजिए, 6 2 12 का 2 1 बचा, 6 4 24 125 हो गया। और देखिए 3 2 6 और 3 4 12, तो 2 6 5 11 1 हो गया, 2 2 4 1 5 1, तो 1512 इंटू 10⁶ जूल हो जाएगा। तो ध्यान में रखना है कि 1 किलोवाट आवर बराबर कितना होता है, 1 किलोवाट आवर बराबर होता है 3.6 इंटू 10⁶ जूल। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन आपको आंसर होगा। इसी 1 किलोवाट आवर को ही हम वॉट कहते हैं। क्या कहते हैं, वॉट कहते हैं, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट कहते हैं। चलिए हम लोग बात कर रहे हैं अभी 578 नंबर सवाल पर। देखिए क्या कह रहा है कि ए वेव मूव्स एट ए डिस्टेंस 10 मीटर इन 0.4 सेकेंड, फाइंड द वेवलेंथ ऑफ द वेव इफ इट्स फ्रीक्वेंसी इज, ठीक है, 100 हर्ज। 10 मीटर ट्रेवल कर रहा है, कितने में, तो 0.4 सेकेंड में। 10 मीटर ट्रेवल कर रहा है कितने सेकेंड में, तो 0.4 सेकेंड में ट्रेवल कर रहा है। ध्यान दीजिएगा मेरे प्रश्न पर। प्रश्न क्या कह रहा है कि आपको क्या निकालना है, फ्रीक्वेंसी निकालना है। कह रहा है 10 मीटर ट्रेवल कर रहा है 0.04 सेकेंड में, तो वहां से वेलोसिटी निकाल लीजिए। वेलोसिटी v बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो 10 अपॉन क्या कर लीजिए 0.04, तो ये डिस्टेंस है 10 मीटर और 0.4 क्या है, टाइम है। तो निकाल लेते हैं, तो 10 अपॉन 0.4, तो 4 कर लीजिए इसको, तो क्या हो जाएगा, गुना 100 कर लीजिए ऊपर, तो 425 कर लीजिए, 250 मीटर पर सेकेंड। ये हो गया वेलोसिटी। अब देखिए फ्रीक्वेंसी कितना दिया हुआ है, तो 200 हर्ज दिया हुआ। तो आपको पता है कि तरंग का वेग बराबर आवृत्ति गुना तरंग दैर्ध्य, v बराबर क्या होता है, n लेमडा होता है। तो यहां से हमको क्या निकालना है, वेवलेंथ, तो लेमडा बराबर v बटा क्या हो जाएगा n। आपको v का मान हमने निकाला है ऊपर 250 मीटर पर सेकेंड और लेमडा का मान दिया हुआ 200 हर्ज दिया हुआ। काट दीजिए, 5 5 या 25, 5 4 या 20 और 1.25 क्या होगा मीटर, 1.25 मीटर आ जाएगा। तो 1.25 मीटर, तो क्या हो जाएगा 578 का आंसर, तो ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा होगा, ए नंबर ऑप्शन होगा। याद रखना है तरंग किसको कहते हैं, तो तरंग कहते हैं ऊर्जा के प्रवाह को तरंग कहा जाता है। और जब तरंग गति करती है तो उसका वेग होता है, और तरंग का वेग बराबर क्या होता है, आवृत्ति गुना तरंग दैर्ध्य होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं जी का स्वीकार्य मान क्या होता है। तो ध्यान में रखिएगा जी का जो स्वीकार्य मान होता है 6.673, पहले तो इसका यूनिट निकाल लीजिए, और 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। करके देखिए, कह रहे हैं कि जी बराबर क्या होता है,
एफ आर स्क्वायर बटे m1 इंटू m2। याद रखना है कि न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम से F बराबर होता है जी m1 m2 अपॉन क्या आर स्क्वायर होता है। चलिए करके देखिए, इसका यूनिट हो गया न्यूटन, इसका हो गया मीटर स्क्वायर बटे केजी इंटू केजी स्क्वायर हो गया। तो द यूनिट ऑफ जी इज न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, और इसका जो वैल्यू होता है वो होता है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। ध्यान में रखना है कि 6.673 भी कर सकते हैं, तो 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो देखिए कौन सा ऑप्शन है, तो बी ऑप्शन आपको सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन आपका सही है। तो 579 का क्या हो गया? बी नंबर आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट प्रश्न है, द वर्क डन इन पुलिंग अप ए ब्लॉक ऑफ वेट wood weighing 2 kN for a length of 10 meter on a smooth inclined plane at an angle of 15 degree with the horizontal। तो आसान प्रश्न है। क्या कह रहा है कि भाई हमारा जो है, ठीक है, आपको 15 डिग्री पर लग रहा है 2 kN फोर्स लग रहा है। चलिए करके देखते हैं। देखिए ध्यान में रखिएगा कि cos 15 का मान कितना होता है, पहले इसको देख लीजिए। तो W बराबर क्या होता है? F डॉट एस होता है। F डॉट क्या होगा? S होगा। तो F S cos थीटा हो गया, F S cos थीटा। तो F का मान कितना है? तो भाई जी F का मान 2 kN है, तो 2 गुना K का वैल्यू किलो का 10⁻³ न्यूटन हो गया, और न्यूटन कर लीजिए। और S का मान कितना दिया हुआ है? 10 मीटर। 10 मीटर cos 15 डिग्री। ध्यान में रखिए cos 15 का मान कितना होता है? cos 15 डिग्री का मान कितना होगा? तो cos 15 का मान होता है, ध्यान में रखिएगा कि √3 + 1 बटा 2√2 cos 15 डिग्री क्या होता है? बराबर √3 + 1 बटा 2√2 मान होता है किसका? cos 15 डिग्री का मान होता है। चलिए पुट कर देते हैं। क्या होगा कि 2 इंटू 10⁻³ गुना 10 गुना, ठीक है, √3 + 1 बटा 2√2। अब इसका वैल्यू निकाल लेते हैं। तो देखिए इसको जब हम काट कूट के निकालेंगे तो निकल जाएगा 5.17, ठीक है, 5.17 किलो जूल निकल जाएगा, 5.17 किलो जूल। तो ऑप्शन देखिए कौन सा है? तो ऑप्शन है 580 का क्या? ए नंबर है। ध्यान देना है आपको कि जब भी हम लोग बात करेंगे तो कार्य क्या होता है, वर्क क्या होता है। तो व्हेन फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी and displacement produced into the body, then the dot product of force and velocity, force and displacement is known as work done। और W बराबर क्या होता है? F डॉट S होता है। और ठीक है, W बराबर क्या हो जाएगा? FS cos थीटा हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा। और यहाँ पर हमने क्या किया? cos थीटा का मान पुट कर दिया, उसके आधार पर हमने वर्क डन निकाल लिया। तो ध्यान में रखिए। तो ये आपका इस वीडियो में मैंने 561 से 580 नंबर के सवाल को डिस्कस किया। तो मित्रों मन लगा करके पढ़िए। जय हिंद, जय भारत।